25 जून 1975 की वो काली रात जब पूरा देश सो रहा था। दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा चीरती हुई पुलिस की गाड़ियां जयप्रकाश नारायण के घर के बाहर रुकी। जेपी, जो इंदिरा गांधी की सत्ता के सामने हिमालय बनकर खड़े थे, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था। जाते जाते उनके लबों पर बस एक ही वाक्य था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यानी जब सर्वनाश का समय आता है तो विवेक मर जाता है। और सच में वह रात सिर्फ इमरजेंसी की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक अखंड साम्राज्य के पतन की पहली घंटी थी। जेपी ने एक ऐसी क्रांति की नींव रख दी थी जिसने भारत से कांग्रेसवाद के एकाधिकार को हमेशा के लिए हिला दिया। उस रात की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। इंदिरा गांधी के एक इशारे पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी के कागज पर दस्तखत कर दिए। कारण बताया गया, आंतरिक अशांति। लेकिन सच कुछ और ही था। सूरज की पहली किरण निकलने से पहले बड़े अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई ताकि सुबह की सुर्खियां गायब रहें। जेपी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी समेत करीब 676 विपक्षी नेताओं को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अगली सुबह जब देश जागा तो लोकतंत्र केवल कागजों पर बचा था। आपके बुनियादी अधिकार, बोलने की आजादी, जीने का हक, समानता, सब कुछ छीन लिया गया। सरकार किसी को भी कहीं से भी उठा सकती थी और आप अदालत का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकते। हैरानी की बात यह थी कि ये फैसले प्रधानमंत्री कार्यालय से ज्यादा इंदिरा गांधी के बेटे, छोटे बेटे संजय गांधी ले रहे थे, जिनके पास कोई आधिकारिक पद नहीं था। 1 लाख से ज्यादा लोग बिना किसी ट्रायल के जेल में ठूंस दिए गए। विरोध करने वालों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी गई। तानाशाही को लगा कि उसने आवाजें दबा दी है, लेकिन इन बंद कोठरियों ने एक ऐसा विपक्ष तैयार किया जिसने भारत की राजनीति का डीएनए ही बदल दिया। आज हम जिस गठबंधन की राजनीति, कोलिशन पॉलिटिक्स को देखते हैं, उसकी जड़ें उसी जेल के कमरों में जमी थी। 21 महीनों का सन्नाटा और फिर अचानक एक धमाका। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटा दी। हर तरफ बस एक ही सवाल था, आखिर क्यों? क्या ये उनकी कोई सोची समझी चाल थी या अपनी ताकत का जरूरत से ज्यादा भरोसा? उन्होंने मार्च से चुनाव का ऐलान किया। उन्हें लगा था कि जेल की सलाखों के पीछे विपक्ष टूट चुका होगा, बिखर चुका होगा, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक गलती साबित हुई। सिर्फ 5 दिनों के भीतर बरसों की दुश्मनी और वैचारिक मतभेद भुला दिए गए। राइट विंग जनसंघ, कांग्रेस और भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट नेता एक साथ आ गए और जन्म हुआ जनता पार्टी का। जब चुनाव के नतीजे आए तो पूरे भारत की जमीन हिल गई। जनता पार्टी 330 सीटें, कांग्रेस सिमट कर सिर्फ 154 पर रह गई। यूपी, बिहार, हरियाणा और दिल्ली में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। खुद इंदिरा गांधी और संजय गांधी अपनी सीटें हार गए। यह भारत का पहला असली डेमोक्रेटिक पावर ट्रांसफर था। मोरारजी देसाई, जो कभी नेहरू के साथी थे, अब देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। उनकी कैबिनेट भारतीय राजनीति का एक अद्भुत संबंध था। चौधरी चरण सिंह किसानों की आवाज बने डिप्टी पीएम। वो प्रखर वक्ता और कवि बने विदेश मंत्री। जॉर्ज फर्नांडिस, इमरजेंसी के सबसे विद्रोही चेहरे को इंडस्ट्री मंत्रालय मिला। आते ही काम शुरू हुआ। शाह कमीशन का गठन हुआ ताकि इमरजेंसी के जुल्मों की जांच हो सके। 44वां संविधान संशोधन लाया गया जिससे मौलिक अधिकार वापस मिले और भविष्य में इमरजेंसी लगाना नामुमकिन सा हो गया। लेकिन उम्मीदों की ये सुनहरी सुबह ज्यादा लंबी नहीं चली। जनता पार्टी, जिसे देश एक उम्मीद की तरह देख रहा था, अंदरूनी कलह का शिकार हो गया। एकता खत्म हुई और कुर्सी का खेल शुरू हो गया। पर्दे के पीछे से इंदिरा गांधी हार मानकर नहीं बैठी थी, वो बस सही मौके का इंतजार कर रही थी। उन्होंने अपनी चाल चली और चरण सिंह के सामने एक डील रखी। चौधरी चरण सिंह जी के सामने एक डील रखती है। वादा था पीएम की कुर्सी का और बदले में शर्त थी इंदिरा गांधी पर चल रहे मुकदमों को रोकना। इस एक सौदे ने जनता एक्सपेरिमेंट की बलि ले ली। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन उनका कार्यकाल सिर्फ 24 दिनों में सिमट गया। जनता का भरोसा टूट चुका था और इंदिरा की वापसी की राह तैयार हो गई। 1980 के चुनाव आए और कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की, लेकिन इस बार हवा बदली हुई थी। जनता पार्टी का प्रयोग भले ही बिखर गया, पर उसने देश को एक ऐसा मंत्र दे दिया था, लोकतंत्र तब तक सुरक्षित है जब तक जनता खामोश रहने से इनकार करती है। यह सिर्फ एक हार और जीत का आंकड़ा नहीं था, यह कांग्रेस के उस अजय किले में पहली बड़ी दरार थी जिसे न तो इतिहास भूल सकता है और न ही भारत। इमरजेंसी ने देश की रूह को झकझोर कर जगा दिया था। लोगों ने सिर्फ एक पार्टी को नहीं बल्कि दिल्ली केंद्रित उस राजनीति को ही नकार दिया जहां सारे फैसले एक कमरे में होते थे। जब दिल्ली सब कुछ कंट्रोल करना चाहती थी, तब देश के कोनों से विरोध की आवाजें उठने लगी। आंध्र प्रदेश, सिल्वर स्क्रीन के महानायक एनटी रामा राव पर्दे से उतरकर सीधे सियासी मैदान में आ गए। तमिलनाडु, एमजीआर ने
फिल्मी ग्लैमर और जनकल्याण वेलफेयर का एक ऐसा अटूट समीकरण बनाया जिसने राजनीति की परिभाषा ही बदल दी। पंजाब और असम अकालियों ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के जरिए हक की बात की और असम में छात्रों के आंदोलन ने असम गण परिषद को जन्म दिया, जिसने 1985 में कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंका। बंगाल इमरजेंसी के बाद लेफ्ट फ्रंट ने ऐसी जड़ें जमाई कि अगले 34 सालों तक उन्हें कोई हिला न सका। पूरे देश में एक ही गूंज थी, हम दिल्ली के हुक्म पर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से चलेंगे। अब विडंबना देखिए, कांग्रेस तब तक एक ऐसी हाईकमांड पार्टी बन चुकी थी जिसका कनेक्शन जमीन से टूट रहा था और कंट्रोल सिर्फ दिल्ली के पास था। राज्यों के कद्दावर नेताओं को किनारे कर दिया गया और उनकी जगह दिल्ली के वफादारों को बिठाया गया। इसी पावर वैक्यूम ने उन रीजनल राइवल्स को जन्म दिया जिनके पास अपनी भाषा, अपनी प्रेस और जनता से सीधा जुड़ाव था। वो दिखने में स्थानीय थे पर उनका असर राष्ट्रीय था। 80 के दशक के खत्म होते होते लोकल पावर्स ने दिल्ली के सिंहासन को झुकने पर मजबूर कर दिया। 1989 में वीपी सिंह की सरकार हो या 96-98 का दौर, अब सरकारें गठबंधन का भी गठबंधन बन चुकी थी। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, उन्हें अपना रसूख छोड़कर समझौते की मेज पर आना ही पड़ा। सत्ता विरासत से नहीं बल्कि लोगों के बीच खड़े होने से मिलने लगी थी। जनता पार्टी के बिखरते ही दुनिया को लगा कि गेम ओवर हो गया, लेकिन असल में इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक अध्याय तो अभी शुरू होना बाकी था। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पार्टी गांधीवादी समाजवाद की बात कर रही थी, लेकिन 1984 के चुनावों ने गहरा जख्म दिया। लोकसभा में महज 2 सीटें। यहीं से रणनीति बदली गई। कमान एलके आडवाणी के हाथों में आई और बीजेपी ने अपना रुख सॉफ्ट से बदलकर अग्रेसिव कर लिया। अब चर्चे में मंदिरों की गूंज और रथों की रफ्तार सुनाई देने लगी। बीजेपी ने कांग्रेस पर स्यूडो सेक्युलरिज्म का आरोप लगाया और फिर केंद्र में आया अयोध्या। राम जन्मभूमि आंदोलन यह सिर्फ एक मुद्दा नहीं, बीजेपी का मिशन बन गया। 1990 की रथ यात्रा, 10,000 किलोमीटर का सफर, हजारों रैलियां और हर चौक पर गूंजता एक ही संकल्प, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। 1992 का मोड़, बाबरी विध्वंस ने देश की राजनीति की दिशा और दशा हमेशा के लिए बदल दी। बीजेपी ने सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा बल्कि एक सिस्टम तैयार किया। जहां कांग्रेस वंशवाद और ऊपर से थोपे गए कंट्रोल में उलझी थी, वहां बीजेपी ने जमीन से लीडरशिप तैयार की। छात्रों के लिए बनाया गया एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, युवाओं के लिए युवा मोर्चा, मजदूरों के लिए भारतीय मजदूर संघ, थिंक टैंक्स और पब्लिकेशंस के जरिए अपना नैरेटिव सेट किया। यहां नेता बनने के लिए किसी खास सरनेम की जरूरत नहीं थी, बल्कि ट्रेनिंग और अनुशासन सर्वोपरि था। गठबंधन की राजनीति बीजेपी समझ गई थी कि अकेले का सफर कठिन है, इसलिए उन्होंने कोलिशन पॉलिटिक्स में महारत हासिल की। 1998 में एनडीए बना। यह एक ऐसा मंच जहां अकाली दल से लेकर समाजवादियों तक सब शामिल थे। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में इस गठबंधन ने 5 साल की स्थिरता दिखाई। यह सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं बल्कि भरोसा जीतने की प्रक्रिया थी। इस दौर में क्षेत्रीय नेतृत्व यानी लोकल जो लीडरशिप थी उसको मजबूत किया गया। गुजरात में मोदी, एमपी में शिवराज और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह। बीजेपी ने एंटी कांग्रेस गुस्से को एक मजबूत प्रो बीजेपी लहर में बदल दिया। नतीजा 2004 आते आते बीजेपी केवल एक विकल्प नहीं बल्कि देश की राजनीति की मुख्य धुरी, मेन कंटेंडर बन चुकी थी। 2004 में कांग्रेस की वापसी कोई इत्तेफाक नहीं थी बल्कि एक सोची समझी खामोश क्रांति थी। एनडीए के खिलाफ उपजे पब्लिक सेंटीमेंट को कांग्रेस ने बखूबी पहचाना और सही समय पर आम आदमी के नारे के साथ सत्ता में कदम रखा। यूपीए जो पहली बार आई उसका दौर किसी हनीमून पीरियड से कम नहीं था। जो इकोनॉमी थी वो कुलाचे भर रही थी। सोशल स्कीम्स जैसे नरेगा जमीन पर उतर रही थी और न्यूक्लियर डील ने भारत का कद दुनिया में बढ़ा दिया था। लोगों को लगा कि कांग्रेस ने वापसी का वो फॉर्मूला ढूंढ लिया है जो सालों तक चलेगा। लेकिन जब पार्ट 2 आता है, भ्रष्टाचार का ग्रहण और कैग का वार होता है, फिर क्या? फिर आया यूपीए 2 और इसके साथ ही स्कैंडल्स की एक ऐसी बाढ़ आई जिसने दिल्ली के गलियारों को हिला दिया। याद कीजिए 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स की बदनामी, कोल ब्लॉक आवंटन। भ्रष्टाचार अब केवल ड्राइंग रूम की चर्चा नहीं थी बल्कि कैग की रिपोर्ट्स ने जब 1,76,000 करोड़ जैसे जादुई आंकड़े दिए तो ये गुस्सा सड़कों पर उतर आया। मिडिल क्लास के मन में पहली बार यह सवाल उठा कि मेरा पैसा कहां जा रहा है। फिर आता है भाग 3 यानी पार्ट 3, अन्ना की गांधी और सोशल मीडिया का उदय। जब गुस्सा चरम पर था तब एक दुबला पतला शख्स रामलीला मैदान में बैठा
2011 का इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन एक डिजिटल धमाका था। पहली बार फेसबुक और व्हाट्सएप ने पारंपरिक टीवी चैनलों को पीछे छोड़ दिया। कॉलेज जाने वाले यूथ से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई अकाउंटेबिलिटी मांग रहा था। जिस मनमोहन सिंह को दुनिया ने उदारीकरण का नायक यानी आर्किटेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन माना था, अब वो पॉलिसी पैरालिसिस के आरोपों के बीच मजबूर और शांत दिखने लगे। पार्ट 4 को कैसे भूल जाइएगा। मोदी का उदय। जी हाँ, मोदी का उदय बनाम कांग्रेस की पुरानी प्लेबुक। जब सिस्टम की नींव हिल रही थी तब गुजरात से एक नई आवाज सुनाई दी, नरेंद्र मोदी। एक तरफ राहुल गांधी की वो स्क्रिप्टेड स्पीच थी जो जनता से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, वहीं दूसरी तरफ मोदी का हाईटेक डेटा ड्रिवन और सर्जिकल कैंपेन था। उन्होंने जो नैरेटिव सेट किया उसने कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल दिया। चाय वाला बनाम नामदार, विकास बनाम भ्रष्टाचार, गुजरात मॉडल बनाम खानदानी सियासत। नतीजा 2014 में कांग्रेस मात्र 44 सीटों पर सिमट गई। इतनी बड़ी हार की मुख्य विपक्षी बनने का अधिकार भी दांव पर लग गया। और कांग्रेस को सबसे ज्यादा चोट बाहर से नहीं बल्कि अंदर से लगी थी। ममता बनर्जी बंगाल, जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश, शरद पवार, केसीआर और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेता जो कभी कांग्रेस की रीढ़ थे, अब उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बन गए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जेपी नारायण की यह चेतावनी इमरजेंसी के दौर से चली आ रही थी, जिसे कांग्रेस ने शायद अनसुना कर दिया। एक ऐसी पार्टी जो पूरे भारत को जोड़ने का दावा करती थी, आज कई राज्यों में राजनीतिक अप्रासंगिकता, इररेलेवेंस की लड़ाई लड़ रही है। भैया सीख सीधी है, सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन सबसे जरूरी है इस देश का लोकतंत्र। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए, ये देश अमर रहना चाहिए, उसकी आवाज अमर रहनी चाहिए। नेता आते हैं जाते हैं, देश की उम्मीदें हमेशा जिंदा रहनी